Hello students, very good morning. So yesterday we have finished till functions of central bank. मतलब central bank के functions, principles, commercial bank के functions, principles, everything we have saw yesterday, right? तो आज हम लोग देखेंगे कि भाई ये दोनों के बीच में differences क्या है, central bank और कमर्शियल बैंक में क्या क्या डिफरेंसेस है. तो ये एक तरह का रिवीजन ही है क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस करके आ गए हैं. ठीक है, सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के सारे लेक्चर्स देखे हैं या नहीं देखे हैं. तो सारे लेक्चर्स अच्छे से देखिए क्योंकि मेरा क्या फंडा है कि जैसे एक चैप्टर फिनिश होता है तुरंत मैं आपको मॉडल पेपर के एमसीक्यूज करवाती हूँ. तो मॉडल पेपर के एमसीक्यूज वाला वीडियो कैसे भी देखे. एंड प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग लेके रखी है या फिर आप तरह तरह के फैकल्टी से एक चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो बेटा अभी का अभी स्टॉप कर दो क्योंकि इससे आपकी नैया पार नहीं होगी. आप एक ही फैकल्टी को फॉलो करो बिकॉज एक ही फैकल्टी आपकी नैया पार करा सकती है. एक टॉपिक आपने कोई दूसरी फैकल्टी का देख लिया, एक टॉपिक आपने कहीं यूट्यूब से फ्री में देख लिया है, एक टॉपिक के लिए आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीजें आप बंद करिए. एक ही फैकल्टी को फॉलो करो, चाहे वो पीसीए हो या फिर चाहे कोई दूसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन फॉलो ओनली वन फैकल्टी एंड द वन रिसोर्स. ठीक है, एक सोर्स को ही फॉलो करो ताकि आपको क्लियर कट आइडिया रहे कि आप क्या क्या पढ़ रहे हो क्योंकि हर एक फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका अलग है. प्लस वो क्या सिस्टम फॉलो करते हैं, पहले कौन से चैप्टर्स कराएंगे, बाद में कौन से चैप्टर्स कराएंगे, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू कवर कराया या फिर नहीं करवाया, पीवाईक्यूज कवर करवाया या फिर नहीं करवाया. हर एक फैकल्टी का अलग अलग फंडा रहता है. ठीक है, सो फॉलो, आपको जो सही लग रहा है उसको एक को ही फॉलो करो, तरह तरह के मत जाओ क्योंकि अगर आप हर जगह पे थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में पढ़ते जाओगे तो बेटा आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रहने वाला है. आई कैन गारंटी यू दिस. ठीक है, पास तो हो ही जाओगे, इट्स नॉट अबाउट द पास होना, पास तो आप हो ही जाओगे. अगर आप फ्री में लेक्चर्स भी देखोगे, कहां से भी देखोगे, तो पास तो आप हो ही जाओगे क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस करोगे और आप बाकी के आंसर्स क्या करोगे, रट्टा मार लोगे, आप पास तो हो ही जाओगे. बट हियर द क्वेश्चन इज कि आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या सब्जेक्ट है, इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. अगर आपने मैथ्स में कम लाए मार्क्स, अगर आपने लॉ में कम मार्क्स लाए तो इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स है वो आपको एग्रीगेट में आपको पास कर दे. ठीक है, तो इसीलिए पास तो आप हो ही जाओगे लेकिन आपको अच्छे मार्क्स आने के लिए आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी को अच्छे से फॉलो करो एंड देखो वो फैकल्टी क्या क्या बोल रही है, फॉलो दोस थिंग्स. तो आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे. एंड अगर इकोनॉमिक्स में आप अगर 70 एंड अबाव लेकर आ सकते हो तो ऑब्वियस है 70 एंड अबाव अगर आप लेकर आ गए तो बाकी सब्जेक्ट्स में क्या हो जाएगा, एग्रीगेट आपको मिल जाएगा. ठीक है, so let's begin. Distinguish between central bank and commercial bank. सबसे पहला पॉइंट क्या है, मॉनिटरी अथॉरिटी. अब मॉनिटरी अथॉरिटी से आपको क्या समझ में आ रहा है कि सेंट्रल बैंक इज द बॉस. सेंट्रल बैंक पप्पा है जो पैसा इशू करते हैं. ठीक है, इज द बॉस. एंड कमर्शियल बैंक के पास में पैसा इशू करने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं है. कमर्शियल बैंक को सिर्फ क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट मोटिव. प्रॉफिट मोटिव किसका रहेगा, कमर्शियल बैंक्स का प्रॉफिट मोटिव होता है. लेकिन जो सेंट्रल बैंक है उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, उसका क्या मोटिव होता है, स्टेबिलिटी. आरबीआई क्या फोकस करती है, आरबीआई फोकस करती है कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए. राइट, आरबीआई क्या फोकस करती है कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए. ठीक है, नेक्स्ट मनी सप्लाई टू इकोनॉमी. अब मनी सप्लाई कौन करता है, मनी सप्लाई आरबीआई करती है, सेंट्रल बैंक करती है क्योंकि वही अगर नोट्स प्रिंट कर रही है तो वही ध्यान रखती है कि इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है. मनी सप्लाई याद है ना, एग्रीगेट ऑफ द टोटल मनी. हमने M1 M2 M3 पढ़ा था, गूगल पे जाके हमने पूरे फिगर्स भी देखे थे. नेक्स्ट यहां पर क्या है, ये ऐसा कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है कमर्शियल बैंक. सर्विसेज रेंडर. सेंट्रल बैंक क्या सर्विस रेंडर करती है, इट्स अ बैंकर टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के जो बोरोइंग्स हो रहे हैं उसका ध्यान सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई रखती है. और कमर्शियल बैंक प्राइवेट इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशंस को सर्विसेज देती है. प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में आप थोड़ा सा फर्क कर लो. ठीक है, क्योंकि आरबीआई इज अ गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी. राइट, तो यहाँ आरबीआई गवर्नमेंट को दिखती है ध्यान से एंड कमर्शियल बैंक्स हम जैसे लोगों को, नॉर्मल प्राइवेट बिजनेसेस वालों को इनको देखती है.
चांसेस ऑफ फेलियर, फेलियर का चांस तो पप्पा में है ही नहीं, क्योंकि पप्पा, किसी के भी पप्पा कभी भी फेलियर नहीं रहते हैं, याद रखना। तो फेलियर का चांस कहां पर है? फेलियर का चांस है कमर्शियल बैंक्स में, मतलब बच्चों में। ऑब्वियस है, कमर्शियल बैंक अगर फेल हो गए हैं, अगर कोई क्राइसिस में चली गई है, तो क्यों, कौन आके बचाता है उन्हें? उनका पप्पा ही आके बचाता है। अपना एग्जाम्पल ले लो, अपन को कौन आके बचाएगा अपनी मुसीबत में? पप्पा आके बचाएंगे, राइट? सो पप्पा इज व्हाट द लास्ट रिजॉर्ट, जो कि कभी भी फेल नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज टू पब्लिक। पब्लिक को सर्विस सेंट्रल बैंक देती है क्या? नो, पब्लिक को नहीं देती है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को देती है। तो क्या कमर्शियल बैंक पब्लिक को देती है सर्विस? ऑफ कोर्स, पब्लिक का ही पैसा लेती है और पब्लिक में ही लोन बांटती है। नेक्स्ट, ओनरशिप एंड मैनेजिंग अथॉरिटी। यहाँ पे स्टेट ओन्ड है, मैनेज्ड है, गवर्नमेंट ओन्ड है, यहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है? इशू पेपर नोट्स विथ मोनोपोली पावर, मोनोपोली पावर है और पेपर नोट्स इशू करती है। यहाँ पे क्रिएट्स क्रेडिट, कैन नॉट इशू पेपर नोट्स। क्रेडिट मतलब लोन्स वोन्स देती है, लेकिन ये इशू नहीं कर सकती है पैसा। बेसिस ऑफ ऑपरेशंस क्या है? द बेसिस ऑफ कैश मनी इश्यूड इज गोल्ड एंड फॉरेन रिजर्व्स। मतलब आरबीआई को जब कैश वो इशू कर रहा है, जब वो पैसे इशू कर रहा है, तो उसको ध्यान में रखना है कि कितना उसके पास में गोल्ड एंड फॉरेन रिजर्व्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट मनी जनरेटेड इज द बेसिस ऑफ क्रेडिट मनी जनरेटेड इज कैश डिपॉजिट्स। यहाँ पे मनी कैसे जनरेट हो रहा है? जितना पैसा नॉर्मल लोग लाके बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे हो रहा है कैश डिपॉजिट से हो रहा है मनी जनरेट, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, ये डिफरेंसेस मुझे लगता है अभी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गए होंगे, ठीक है। Now it's time for the backbone of the economy. क्या है backbone of the economy? That is financial institutions. तो financial institutions का क्या मतलब है? कि भाई ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, जहां से आप लोन ले सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स जहां पर मैनेज होते हैं, आपको फॉरेन एक्सचेंज में आपको हेल्प मिलती है, इंश्योरेंस आपको मिलता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर ये सारी की सारी सर्विसेज, मतलब मनी रिलेटेड सर्विसेज आपको मिलती है, ठीक है। हमने अभी कमर्शियल बैंक देखा था, तो कमर्शियल बैंक इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कमर्शियल बैंक्स के अलावा और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अभी हम पढ़ने वाले हैं, मतलब यहां तक आईडीए, यहां तक अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको एमसीक्यू में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फुल फॉर्म क्या है, उसका पर्पस क्या है, या फिर वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ है, एनीथिंग, ठीक है। तो हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप ध्यान से पढ़ना मेरे साथ में, प्लस जैसे ही हम ये पूरा फिनिश कर देंगे, मैं आपको पूरा प्रॉपर एक समरी चार्ट बना के देने वाली हूँ, ठीक है। तो ये सुनने के बाद में आप बस आगे आगे मत कर देना, पहले समझना कि हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या पर्पस है, ओके। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट थिंग, क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म याद रखना, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम आईएफसीआई कहते हैं। ये 1948 में एस्टैब्लिश हुआ है, और इसका जो मेन पर्पस है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इज टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स। क्रेडिट्स का क्या मतलब है? क्रेडिट्स का मतलब है लोन्स, टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इसके नाम में ही इंडस्ट्री आ गया है, तो इसका क्या मतलब हो गया है कि ये एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंडस्ट्रीज, जो बिजनेसेस, जो कंपनीज, कौन सी कंपनीज? कौन सी भी कंपनीज जिसको वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है। क्यों? ताकि ये जो इंडस्ट्रीज, जो कंपनीज, जो बिजनेसेस है, वो अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना सके, ग्रो कर सके, एक्सपैंड कर सके, मॉडर्नाइज कर सके, राइट। तो इसके कुछ फंक्शंस है, जैसे कि ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई 25 साल तक लोन या फिर एडवांसेस ग्रांट करती है, क्योंकि हर एक बिजनेस को अगर बड़ा बिजनेस बनना है, एक्सपैंड करना है, तो ऑब्वियस है इट विल टेक सर्टेन टाइम, राइट। तो ये 25 साल तक क्या कर सकती है, लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड करती है। Subscribing to the shares and debentures floated by industrial concerns, ये ऐसी इंस्टीट्यूशन है, ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कंपनीज इंडस्ट्री के शेयर्स एंड डिबेंचर्स को परचेज करती है ताकि उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट, ग्रांटिंग लोन्स इन फॉरेन करेंसी। अगर इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो आप, अगर इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो ये आपको फॉरेन करेंसी में हेल्प करेगी, लोन देगी। प्लस गारंटीइंग फॉर डिफरेंट डिफर्ड पेमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर ऐसी कंपनी, ऐसे बिजनेस या फिर ऐसी इंडस्ट्री है जो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रही है, कैपिटल गुड्स मतलब बड़े बड़े मशीन्स, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स जो इंपोर्ट कर रही है, बाहर वाले देश से अपने देश में बुला रही है, तो वहां पर डिफर्ड पेमेंट्स के लिए गारंटी देती है ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है। मतलब पैसा ये इंस्टीट्यूशन दे रही है, गारंटी दे रही है कि भाई पैसा आपको पे कर देंगे, ठीक है। गारंटी दे रही है मतलब पहले ये इंस्टीट्यूशन पैसा दे देगा, उसके बाद में कंपनी ये इंस्टीट्यूशन को बाद में पे करेगा। मतलब इंस्टीट्यूशन अभी पैसा दे दिया है एंड कंपनी बाद में इंस्टीट्यूशन को पैसा देगा, ठीक है। कंपनी यहाँ, इंस्टीट्यूशन यहाँ पर गारंटी पहले दे रही है एंड रिकवर कब करेगी कंपनी से, ऑन लेटर बेसिस, बाद में रिकवर करेगी, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना, एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंडस्ट्री याद रखना, कहीं वहां पर इंडिया आ गया तो आप इंडिया जाके टिक कर आ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जिसे हम एसएफसी कहते हैं। द फर्स्ट एसएफसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन पंजाब। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब में सबसे पहला स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ओपन किया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है इन द ईयर 1953, ठीक है। मतलब ये एक ऐसी, अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि दिस इज बेस्ड ऑन रेस्पेक्टिव स्टेट्स। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन मतलब रेस्पेक्टिव स्टेट में ही बेस्ड है ये, ठीक है। अब ये एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हर एक स्टेट में छोटे या फिर मीडियम बिजनेसेस को पैसा देती है। जैसे कि स्मॉल फैक्ट्रीज हो गए हैं, जैसे कि नए नए स्टार्टअप्स, आजकल स्टार्टअप्स बहुत आ रहे हैं, तो ऐसे स्टार्टअप्स को पैसा देती है इन रेस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। अब समझो राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में कोई छोटे बिजनेस को लोन चाहिए तो वो कहाँ पे जाएगा, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में जाएगा। राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, राइट, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में जाएगा जो कि स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। वैसे ही पंजाब का क्या रहेगा, पंजाब फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अगर महाराष्ट्र में छोटे छोटे बिजनेसेस को लोन चाहिए तो वो कहाँ पे जाएगी, महाराष्ट्र फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के पास जाएगी, ठीक है। तो याद रखना, पंजाब में सबसे पहला स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश हुआ है इन द ईयर 1953। एट प्रेजेंट 18 एसएफसीज है। कितने, 18 एसएफसीज है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आईसीआईसीआई कहती है। 1955 में एस्टैब्लिश हुआ है। सुनते आ रहे हैं ना आईसीआईसीआई बैंक, बहुतों की आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट्स ओपन होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि आपको उसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो अभी फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखना, एमसीक्यू में आ सकते हैं, सारे के सारे फुल फॉर्म्स आपको याद रखने, ठीक है। आईसीआईसीआई का क्या फुल फॉर्म है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 1955 में एस्टैब्लिश हुआ है और इसका जो मेन गोल है वो क्या है, जो प्राइवेट कंपनीज है उन्हें बड़ा करना, उन्हें पैसा देना, ठीक है। आईसीआईसीआई फोकसेस ऑन प्राइवेट सेक्टर ओनली,
फोकसेस ऑन प्राइवेट सेक्टर ओनली। याद रखना, जो प्राइवेट कंपनीज है उन्हें लोन देके उन्हें बड़ा करना, उन्हें ग्रो करना, ये आईसीआईसीआई का मेन पर्सपेक्टिव है। दिस इज अ प्राइवेट बैंक जो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज को लोन देती है और उन्हें ग्रो एंड एक्सपैंड करने में हेल्प करती है। ठीक है। और जब भी हम स्टेट के बारे में बात करेंगे, जब भी स्टेट आ जाएगा तो याद रखना ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो नए नए बिजनेसेस लगाने में, नए नए इंडस्ट्रीज लगाने में हेल्प करती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है अपना SIDC, जो 1960 में एस्टैब्लिश हुआ है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो इन द स्टेट। एट प्रेजेंट 28 SIDs है, एट प्रेजेंट 28 अक्रॉस द कंट्री, मतलब अक्रॉस इंडिया में 28 SIDs है। हर एक स्टेट में अपनी एक अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो नए नए इंडस्ट्रीज लगवाने में और फिर उसे ग्रो करने में हेल्प करती है। जैसे कि ये रोड्स, लैंड प्रोवाइड करती है। ठीक है, लैंड प्रोवाइड करती है नए नए इंडस्ट्रीज को, उन्हें ग्रो करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। तो इससे क्या होगा, नए नए इंडस्ट्रीज लगेंगे तो ज्यादा ज्यादा लोग को जॉब्स मिलेगा, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर स्टेट की ग्रोथ होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट आ गया है तो ऑब्वियस है कि ये पर्टिकुलर स्टेट की ग्रोथ पे फोकस कर रहा है। कैसे फोकस कर रहा है, अगर ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी तो ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर स्टेट की ग्रोथ हो। क्लियर है। तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी स्टेट आ जाएगा तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, और जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्टेट में कैसे इंडस्ट्रीज लगवाई जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को चांस दिया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को जगह दी जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए, तो ये सारी चीजों पे ये फोकस करती है। ओके। नेक्स्ट इज UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो 1964 में एस्टैब्लिश हुआ है। तो ये एक ऐसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आम आदमी से, जैसे आप, मैं, अपन जैसे आम आदमी से पैसा इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है, और उस पैसे को दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। समझ में आया। ये यूटीआई का मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर आपकी इनकम लो है, अगर आपकी इनकम कम है, तो भी आप यूटीआई स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये पैसा कलेक्ट करेगी हमसे और दूसरे कंपनीज के शेयर्स या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगी, जिससे प्रॉफिट हो, जिससे प्रॉफिट हो टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट पे जो भी प्रॉफिट है वो इन्वेस्टर्स को ही देती। ठीक है। तो ये 1964 में एस्टैब्लिश हुआ है। एनकरेजेस एंड मोबिलाइज सेविंग्स ऑफ कम्युनिटी एंड चैनलाइज देम प्रोडक्टिव कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। इसका जो मेन फंक्शन है वो देखो, मोबिलाइजेस द सेविंग्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टर्स। एकदम छोटे से छोटा इन्वेस्टर यहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। चैनलाइजेस दिस स्मॉल सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। ये जो सेविंग्स है, ये सेविंग्स को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसे इन्वेस्ट करेगी, यूटीआई ऐसे इन्वेस्ट करेगी अपना पैसा जिससे वो पैसा बढ़े, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, वो पैसा बढ़े, प्रॉफिट मिले। डिस्ट्रीब्यूट्स लार्ज स्केल इकोनॉमीज अमॉन्ग स्मॉल इनकम ग्रुप्स। जो लार्ज स्केल इकोनॉमीज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है स्मॉल स्मॉल में। क्या नेक्स्ट इज IDBI, नाम तो सुना होगा, IDBI बैंक, राइट। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगेन ये प्राइवेट सेक्टर को बड़ा करने पे लगी है, अगेन ये प्राइवेट सेक्टर को बड़ा करने पे लगी है। मतलब ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बैंक है, ये एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंडस्ट्रीज को बड़ा बनाने के लिए, बड़ा बनने के लिए लोन्स, सपोर्ट, गाइडेंस देती है। ये टॉप लेवल बैंक है, याद रखना, ये टॉप लेवल बैंक है। कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ है, 1964 में, एंड इट्स एपेक्स बैंक इन इंडस्ट्रियल क्रेडिट।
इंडस्ट्रियल लोन देने में ये सबसे टॉप लेवल में आती है, मतलब हर एक जना इसके पास ही जाता है कि भाई हमें लोन दे दो, हमारी इंडस्ट्री को बड़ा करना है, हमारी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है, ठीक है। सब 1976 तक, अप टू 1976 तक आरबीआई की सब्सिडरी बैंक बनी थी, लेकिन 1976 के बाद में इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, ठीक है। इसके मेन फंक्शंस क्या है? कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो वेरियस छोटे छोटे इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इस पे कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने दिमाग में अभी का अभी अच्छे से ध्यान से बिठा दो, ठीक है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स, अगर आपको ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, मॉडर्नाइज करना है, जिसमें आपको स्पेशलाइज मशीन्स की जरूरत है, तो वहां पर आपको लोन डायरेक्टली दिया जाता है। इट सेव्स वीकर इंडस्ट्रियल यूनिट्स थ्रू डेवलपमेंट असिस्टेंट फंड, अगर आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है तो वहां पर आपको डेवलपमेंट फंड दिया जाता है। इंडस्ट्री मतलब आपकी कंपनी फैक्ट्री जो भी है वो बंद हो रही है तो आपको वहां पर भी सपोर्ट, फुल सपोर्ट दिया जाता है। इट असिस्ट इन क्रिएशन, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट अंडर प्राइवेट सेक्टर, याद रखना। इट प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट फाइनेंस, अगर आपको एक्सपोर्ट में फाइनेंस की जरूरत है, लोन की जरूरत है, अगर आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आईडीबीआई आपका बड़ा भैया, बिग ब्रदर जैसे काम करेगी, याद रखना। मेन बैंक है, इंपॉर्टेंट है, इट्स द एपेक्स बैंक इन द इंडस्ट्रियल क्रेडिट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे एक्सिम बैंक कहते हैं, ये 1982 में एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। अब ये बैंक क्या करती है? बैंक मतलब इट्स एन स्पेशल बैंक है ये, जो कि इंडियन कंपनीज को हेल्प करती है, मदद करती है, अगर उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ चाहिए। समझ रहे? ये एक ऐसी स्पेशल बैंक है जो उन कंपनीज की मदद करती है जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को। उन कंपनीज की मदद करती है जो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, मतलब इंडिया के बाहर बेचती है, एंड गुड्स को इंपोर्ट करती है, मतलब इंडिया में लाती है। तो ऑब्वियस ऐसी कंपनीज को बहुत पैसा लगता है, बहुत लोन लगता है, सपोर्ट लगता है, एडवाइजेस लगते हैं, तो ये एक्सिम बैंक हेल्प करती है। इसके नाम में ही लिखा है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसके क्या क्या फंक्शंस है? हाँ, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, वही हो गया ना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इसके क्या क्या फंक्शंस है? एक्सपोर्ट रीडिस्काउंटिंग, समझो एक एक्सपोर्टर है जिसने कोई नॉर्मल बैंक से पैसा ले लिया है, बैंक ए से एक्सपोर्टर ने पैसा ले लिया है, लोन ले लिया है, ठीक है, ठीक है। अब वो एक्सपोर्टर ने ये लोन को रिपे नहीं किया है, तब एक्सिम बैंक क्या करेगी? एक्सिम बैंक विल स्टेप इन, ये बैंक को अपना लोन का जो पेमेंट था वो दे देगी, ठीक है, एंड वेट करेगी जब तक एक्सपोर्टर एक्सिम बैंक को पैसा नहीं देता है, ठीक है। रीफाइनेंस सप्लाई क्रेडिट, इसका क्या मतलब हो गया है कि भाई जो भी स्मॉल एक्सपोर्टर है, अगर उसने क्रेडिट, उसने लोन कहीं दूसरे कोई नॉर्मल बैंक से लेके रखा है, तो वो लोन, वो बैंक का पैसा एक्सिम बैंक पहले पे कर देगी, ठीक है। तो वो छोटी छोटी बैंक्स का पैसा एक्सिम बैंक पे कर देगी एंड वेट करेगी जब तक उसको एक्सपोर्टर पेमेंट नहीं कर देता। बल्क इंपोर्ट फाइनेंस, अगर इंपोर्ट कर रही है, ऐसी कोई कंपनी है जो कि बहुत बल्क में, क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रही है, तो उनको लोन प्रोवाइड करेगी। फॉरेन करेंसी प्री शिपमेंट क्रेडिट, कभी कभी क्या हो जाता है ना, शिपमेंट से पहले, मतलब गुड्स एक्सपोर्ट करने से पहले एक्सपोर्टर्स को ना पैसे की जरूरत पड़ती है, मतलब फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि डॉलर्स हो गए, यूरोस हो गए, तो एक्सिम बैंक उन्हें प्रोवाइड करती है। प्रोडक्ट इक्विपमेंट फाइनेंस प्रोग्राम, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो बड़ी बड़े मशीन्स, इक्विपमेंट्स, तो वहां पर भी लोन प्रोवाइड करती है। बिजनेस एडवाइजरी टेक्निकल असिस्टेंस, बाटा, बिजनेस एडवाइजरी टेक्निकल असिस्टेंस, मतलब ये उन कंपनीज को एडवाइज करती है, एडवाइस देती है कि भाई अगर आप इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे,
आपको कहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो ये सारी चीजों को भी एडवाइस करती है। क्या कहते हैं इसे? बिजनेस एडवाइजरी टेक्निकल असिस्टेंट। नेक्स्ट इज नबार्ड। आपने नाम तो सुना ही होगा, जो 1982 में एस्टैब्लिश हुआ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये नेशनल बैंक है, मतलब ये एक ऐसी बैंक है, ये एक स्पेशल टॉप लेवल बैंक है जो गांवों के लोगों को, जो विलेज में जो रहते हैं, विलेजेस को, जो फार्मर्स जो रहते हैं, प्लस रूरल डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है। तो ये डायरेक्टली लोगों को पैसा नहीं देती है, नेशनल बैंक है ये। नेशनल बैंक है तो डायरेक्टली लोगों को पैसा नहीं देती है, लेकिन ये बैंक्स को लोन देती है ताकि वो लोगों को पैसा दे सके। ठीक है, तो ये बैंक्स को देती है पैसा ताकि वो लोगों को लोन दे सके। बैंक्स को लोन देती है ताकि वो लोगों को लोन दे सके। ठीक है, तो ये नेशनल, देखो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब ऑब्वियस है, जो गांव के जो लोग है, जो विलेजेस है, जो फार्मर्स है, उनकी मदद करती है। ठीक है, 1982 में एस्टैब्लिश हुआ है। एंड ये कौन से बेसिस पे, मतलब इसको सजेशंस मिलते हैं, नेशनल नबार्ड को सजेशंस मिलते हैं कहां से? क्राफी कार्ड से। इसका क्या फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म है कमिटी टू रिव्यू, कमिटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल, थोड़ा सा यहाँ पे मूव, फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये है फुल फॉर्म। मतलब ये बैंक को ना रिकमेंडेशन, सजेशंस आते हैं कि भाई तुमको ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। कहाँ से आते हैं? क्राफी कार्ड से आते हैं। ठीक है, ये एपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर क्रेडिट में, याद रखना एग्रीकल्चर क्रेडिट में, इंडस्ट्रियल क्रेडिट में नहीं, एग्रीकल्चर क्रेडिट में। दिस इज द एपेक्स, दिस इज द टॉप लेवल बॉडी। इट टेक्स ओवर द फंक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, आरबीआई के मतलब ये दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये बैंक की दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहली तो क्या है? एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट हैंडल करती है आरबीआई का। एंड जो दूसरी है दैट इज एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ARDC। ये याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। दो तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है आरबीआई का, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट को हैंडल करती है एंड एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को हैंडल करती है। ये हर तरह का फाइनेंस प्रोवाइड करती है कॉरपोरेटिव्स, कमर्शियल बैंक्स, थ्रू रीजनल रूरल बैंक्स को, जिसे आरआरबी कहते हैं। इट ऑल्सो प्रमोट्स रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये डायरेक्ट लोगों को पैसा नहीं देती है, ये सारे जो बैंक्स यहाँ पर अभी हमने देखे, कॉर्पोरेटिव, कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स को भी पैसा देती है, प्लस प्लस रिसर्च करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब अगर इरिगेशन करना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो इन सब में भी हेल्प करती है। क्लियर है पॉइंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्रीकल्चर में सबसे टॉप बैंक है। और जो हमने इंडस्ट्री में सबसे टॉप बैंक देखा था वो कौन सी थी? वो थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDB। और ये एग्रीकल्चर एरिया में सबसे टॉप बैंक है नबार्ड। ये तो आपने सुना ही होगा, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1956 में एस्टैब्लिश हुआ है। आपने एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी LIC अभी करिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो बस वही सेम चीज है। तो ये एक गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनके पैसों को अच्छे से क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट किया जाता है, पॉलिसी होल्डर के पैसों को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये जो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं पॉलिसी होल्डर्स इसमें, तो ये दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स, ये दो तरह की, ये जो प्रीमियम्स पॉलिसी होल्डर भरते हैं, ये जो पैसा पॉलिसी होल्डर भरते हैं LIC में, तो LIC क्या करती है? दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स करती है ये पैसों का। एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, 87.5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं वहां पे इन्वेस्ट करती है, और एक 12.5% प्राइवेट सेक्टर्स में
इन्वेस्ट करती है, ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपने LIC करा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा है, तो बाकी आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। नहीं करा है तो अपने पेरेंट्स, जैसे पापा ने करके रखी है, तो उनसे थोड़ा बहुत पूछ लेना कि कैसे रहता है, क्या रहता है, अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो। नेक्स्ट इज GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो 1972 में एस्टैब्लिश हुआ है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये एक नॉर्मल, ये एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है जो जनरल जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचती है। जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या आ गया, कैसे प्रोडक्ट्स, जैसे कि फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अगर फायर की वजह से आपका कुछ डैमेज हुआ है तो उसको कवर करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब कुछ इलनेस है, कुछ मेडिकल आपका कुछ चल रहा है तो उसको कवर करेगी। एक्सीडेंट से मतलब आपके आपके पर्सनल एसेट्स, आपके फिजिकल एसेट्स को कुछ डैमेज हुआ है, कुछ कार को कुछ डैमेज हुआ है, या फिर आपकी हेल्थ को कुछ डैमेज हुआ है तो उसको कवरेज करेगी, ठीक है। तो सेम ये गवर्नमेंट की कंपनी है जो 1972 में एस्टैब्लिश हुआ है। बिफोर नेशनलाइजेशन अ फ्यू बिग कंपनीज, मतलब 1972 से पहले कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थी, ये इंश्योरेंस का काम करती थी, इंश्योरेंस चलाती थी। लेकिन 1972 के बाद में सिर्फ GIC है जो 4 कंपनीज के साथ में करती है काम। 4 कंपनीज आर द सब्सिडरीज ऑफ GIC। कौन कौन, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल फायर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फीचर क्या है, टू सेल इंश्योरेंस सर्विसेज अगेंस्ट सम फॉर्म ऑफ रिस्क, जैसे कि लॉस ऑफ फिजिकल एसेट्स हो गया, जैसे फायर एक्सीडेंट, पर्सनल सिकनेस या फिर एक्सीडेंट्स, ठीक है। क्लियर है फंडा। सेबी, नाम तो आपने सुना ही होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था। लेकिन लेकिन नाउ इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नाउ इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच एक्ट, अंडर सेबी एक्ट 1992, ठीक है। सेबी एक्ट में ये अभी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो इसका क्या काम है, बेसिकली दिस इज अ गवर्नमेंट बॉडी, तो ये क्या करती है, दिस इज अ गवर्नमेंट बॉडी जो सिक्योरिटीज मार्केट एंड स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स, जो भी कंपनीज ने अपना पैसा लगाया है, इन्वेस्ट करा है सिक्योरिटीज मार्केट में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है, तो उसे सेफ गार्ड करती है, देखती है कि प्रॉपर प्रॉपर सिक्योरिटीज मार्केट के जो जो भी रूल्स है प्रॉपर फॉलो किए गए या फिर नहीं, फ्रॉड से बचाती है, मिसयूज ना हो पैसा, तो वो सब चीजों का ध्यान रखती है सेबी, ठीक है। बस आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि सिक्योरिटीज एंड अदर मार्केट्स में कंट्रोल करती है, ठीक है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, नाम से समझ ही आ गया होगा, अभी तक हमने इतने सारे इंश्योरेंस देख लिए, तो ये एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात कर रहा है। देखो सिंपल सी बात है, 1993 के पहले क्या होता था, ये जो इंश्योरेंस मार्केट है ना, ये लार्जली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट होता था, ठीक है। लेकिन आफ्टर 1993, मतलब आफ्टर मल्होत्रा कमिटी, इसके बाद में मल्होत्रा कमिटी रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, समझ रहे। मल्होत्रा कमेटी के बाद में ना बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आने लग गई, जिससे कंपटीशन बढ़ा, जिससे बहुत अच्छे बेटर प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को मिलने लगे, ठीक है। सिंपल, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। द कमिटीज रिकमेंडेशंस लीड टू अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट कंपनीज इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर्स विद फॉरेन इंश्योरेंस, इतना कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है देखो, सम प्राइवेट इंश्योरेंस लाइफ कंपनीज, कैसे कौन से है ये, बजाज, अवीवा, एगॉन, तो ये सारे प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है। एंड कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अपने लाइफ LIC देखा था, अपने GIC भी देखा था ना, तो अब ये प्राइवेट वाला है। जैसे कि आदित्य बिरला हेल्थ, बजाज आ गया है, भारती आ गया है, अभी तो और भी बहुत सारे आ गए लेटेस्ट जो अच्छे खासे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्विफ्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। याद रखना ये टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है, मतलब दिस इज अ ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क,
अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आपको करने हैं तो वो किसके बेसिस पर होता है, स्विफ्ट के बेसिस पर होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर एंड क्विकली होता है, सिक्योर एंड क्विकली, जिसकी वजह से जो फ्रॉड्स होते हैं, जो एरर्स आते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के टाइम पे, अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो वो सारी चीजें अवॉइड हो जाएंगे। ठीक है, ताकि सिक्योर रहे आपका पैसा और क्विकली एंड फास्ट हो जाए विदाउट एनी इंटरप्शन। It ensures secure financial transaction and prevents fraud. Swift carry messages between banks such as bank और बैंक के बीच में जो मैसेजेस है वो स्विफ्ट सिस्टम से ही हुआ जाता है, ताकि वो सिक्योर रहे, कॉन्फिडेंशियल रहे, सिक्योर रहे, कोई थर्ड पार्टी को उसका एक्सेस ना रहे, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन का मिसयूज ना हो। इंटरनेशनली कर रहे हो, अगर आप मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो इंटरनेशनली, इंडिया से पैसा यूएस भेज रहे हो, तो क्या होगा, स्विफ्ट सिस्टम के बेसिस पर ही होगा। नेक्स्ट इज BIS। BIS मतलब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। अगेन इट इज अ क्लब फॉर सेंट्रल बैंक्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। समझ रहे, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेंट्रल बैंक ओ करता है, सेंट्रल बैंक ओन करता है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स है वो टुगेदर काम करे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के सारे सेंट्रल बैंक्स टुगेदर काम करे, जिससे क्या होगा, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रहेगा, सपोर्ट रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी अक्रॉस द कंट्री, जो मनी का जो ट्रांजैक्शन है वो स्मूथली रन होगा। ठीक है, बस आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पे ध्यान रखना है। करेंटली 60 सेंट्रल बैंक्स और मॉनिटरी अथॉरिटीज है जो कि इंक्लूडिंग आरबीआई, अपना भी तो सेंट्रल बैंक है ही ना, जो कि मेंबरशिप में है BIS से, दैट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ये सब जो भी छोटे छोटे हैं ना सारे सेंट्रल बैंक्स जो भी है वो टुगेदर काम करते हैं, कहाँ पे, BIS में। दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, सारे सेंट्रल बैंक्स ओ करते हैं, ओन्ड बाय सेंट्रल बैंक्स। नेक्स्ट, मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये अगेन दिस इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो कि स्मॉल बिजनेसेस को लोन देता है, स्मॉल बिजनेसेस को लोन देता है ताकि वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सके या फिर स्टार्ट कर सके, अप टू 10 lakhs। ये एक चीज याद रखना, अप टू 10 lakhs। ठीक है, एप्लीकेंट्स मस्ट बी बिटवीन 18 to 65 ईयर्स ओल्ड। एंड ये कब लॉन्च हुआ है, 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च हुआ है, तो ये अभी रिसेंट वाला है, मुद्रा बैंक, याद रखना। ओके, नेक्स्ट इज AIFs। इसका क्या मतलब है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अगेन ये क्या है, ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स है, मतलब ये पैसा कहाँ से इकट्ठा करते हैं, जनरल पब्लिक से नहीं, बट डेफिनेटली फ्रॉम द प्राइवेट कंपनी से ये पैसा इकट्ठा करते हैं। और ये स्टॉक्स, शेयर्स या फिर डिबेंचर्स में नहीं करते इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं, प्राइवेट इक्विटी में, वेंचर्स कैपिटल, हेज फंड, मैनेज्ड फंड। मतलब अगर कोई नया स्टार्टअप है तो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। प्राइवेट इक्विटी मतलब ऐसी कंपनी, ऐसी इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे जो कि लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, तो बस ये यहाँ पे जो मेन फंडा है, एक याद रखना कि ये स्टॉक्स, डिबेंचर, शेयर्स में, बॉन्ड्स में नहीं इन्वेस्ट करती है, रादर देन इन्वेस्ट इन व्हाट, स्टार्टअप्स है, हेज फंड अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैनेज्ड फंड्स, ये सारी चीजों में इन्वेस्ट करती है। बस ये एक पॉइंट आप अच्छे से याद रख लो। बैड बैंक मतलब बैड मनी, याद रखना। बैड बैंक मतलब बैड मनी, मतलब ये ऐसी बैंक्स है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर बैड लोन्स को रिकवर करने के लिए हेल्प करती है। अब नॉर्मल बैंक्स ने किसी को लोन देके रखा है, ठीक है, अब वो लोन रीपे नहीं कर रहे हैं, तो बैड बैंक विल हेल्प टू रिकवर मनी, ताकि बैंक और अच्छे से लेंड कर सके मनी टू द अदर पीपल। क्लियर है, बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। तो टू एड्रेस दिस, गवर्नमेंट रिकमेंडेड एंड ऑटोनमस बॉडी फॉर रिकवरी। तो ये गवर्नमेंट की बॉडी है, बैड बैंक, ताकि जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसको रिकवर करा जाए, और जो बैड मनी है, ऐसा पैसा जो कि रिकवर नहीं हो रहा है बैंक से, तो वो भी क्लीन किया जाए, मतलब जो बैलेंस शीट्स और है वो क्लीन की जाए। अब बैड बैंक रेफर्स टू दो तरह के बैड बैंक से, देखो, एक हो जाता है एसेट रिकवरी कंस्ट्रक्शन कंपनी, और एक है एसेट मैनेजमेंट कंपनी दैट टेक्स ओवर एंड मैनेजेस बैड लोन। तो ये दो नाम आप अच्छे से याद रखना, MCQ में आ सकता है। प्लस अपने इंडिया में, इंडियाज बैड बैंक इंक्लूड NARCL, that is National Asset Reconstruction Company, to acquire bad loans, and
ये एक डेट कंपनी है टू मैनेज डेट रेजोल्यूशन। तो ये दो नाम भी आपको एक बार अच्छे से याद रखना है बस। बैड बैंक मतलब याद रखना बैड मनी रिकवर करने के लिए ये एक एसोसिएशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो इसमें ये दो तीन नाम है जो आपको याद रखने हैं बस। बाकी ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कैसे करते प्रोसेस, वो सबको आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हेज फंड। बेटा ये जो हम पढ़ रहे हैं ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन खुद अपने आप में ही ना एक बड़ा सा चैप्टर बन सकता है, समझ रहे हो। ये हेज फंड के बारे में ना आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिस्प मतलब ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए कि हेज फंड क्या है। बाकी इसका इन डेप्थ आप इंटर और फाइनल में पढ़ने ही वाले हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आपको आगे काम पढ़ने ही वाला है, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग ऊपर ऊपर से जान रहे हैं कि भाई इसका क्या मतलब है, दैट्स इट, ठीक है। अब हेज फंड का क्या मतलब हो जाता है, अगेन इट्स अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड है ये, मतलब पूल ऑफ मनी है जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, कलेक्टिवली अपना पैसा डालते हैं इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ना एडवांस स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जैसे कि लेवरेज, शॉर्ट सेलिंग, डेरिवेटिव्स, ताकि उनका रिटर्न बूस्ट हो। तो ये जो है ये हाई रिटर्न देता है प्लस हाई रिस्क दोनों भी है इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना, लेवरेज, शॉर्ट सेलिंग, डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब ये क्या है क्या नहीं है ये सब कुछ आप नेक्स्ट लेवल में पढ़ोगे। अभी के लिए बस सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो कि ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मैं खुद आपको एकदम सिंपल सामने से बोल रही हूँ मैं कि भाई मैं जितना बोल रही हूँ आप बस उतना ध्यान में रखो, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल्स है ये एक बार देख लेना, ये सारे हेज फंड के एग्जाम्पल्स है। पीई रेशियो क्या है, पीई रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, ये बताता है कि इन्वेस्टर्स को, ये बताता है कि इन्वेस्टर्स को अगर कंपनी ने स्टॉक के प्राइसेस को रीजनेबल रखा है या नहीं। PE ratio helps investors to evaluate if company's prices of stocks are reasonable or not। समझ रहे, अब वो कैसे पता चलेगा कि रीजनेबल है या नहीं है, बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स जो कंपनी कमा रही है, समझ रहे हो। बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स ही वो लोग करेंगे ना उनके स्टॉक्स का प्राइस। अब पीई रेशियो कैसे निकालते हैं, पीई रेशियो कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब कोई भी एक कंपनी का ले लो कि एबीसी कंपनी है, उसके स्टॉक प्राइस कितने हैं 100 एंड उसकी अर्निंग पर शेयर है 5, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना हो गया 20 रुपीज। तो क्या इसका क्या मतलब हो गया कि इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पे 20 रुपीज, इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पे 20 रुपीज फॉर ईच 1 रुपी जो कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है। आया समझ में, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। इट हेल्प्स टू एक्सेस वेदर कंपनी इज ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड कब रहेगी, जब पीई रेशियो इज हाई, ठीक है, मतलब इन्वेस्टर्स आर पेइंग मोर देन रिक्वायर्ड। एंड अंडर वैल्यूड कब है कि इन्वेस्टर्स आर पेइंग लेस, मतलब पीई रेशियो कम है तब अंडर वैल्यूड है। पी रेशियो ज्यादा है तो मतलब इन्वेस्टर्स ज्यादा पे कर रहे हैं, एंड पी रेशियो कम है मतलब इन्वेस्टर्स कम पे कर रहे हैं, बल्कि वो स्टॉक की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो ज्यादा है उससे कम पे कर रहे हैं, ठीक है। Used by investors to compare companies value against peers, its own history, broader market वगैरह वगैरह, ठीक है। दिस इज क्वाइट इजी, मतलब वेंचर कैपिटल, अब वेंचर से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई अगेन ये एक प्राइवेट इक्विटी फाइनेंशियल फंड है जो स्टार्टअप्स, अर्ली स्टेज एमर्जिंग कंपनीज को दिया जाता है, ठीक है ना, फॉर हाई ग्रोथ पोटेंशियल। ये क्या क्या सपोर्ट करता है, this it supports businesses showing a rapid growth in revenue, workflows, operations, मैनेज मार्केट इन्फ्लुएंस, ठीक है। वेंचर कैपिटल मतलब जो वेंचर स्टार्ट कर रहे हो, जो आप बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो बस उसमें आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो उसे वेंचर कैपिटल कहते हैं, सिंपल है। ये सबसे यूनिक बैंक है, अभी तक आपने कहीं पर भी इसके बारे में सुना नहीं होगा। दिस इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, जो 1966 में एस्टैब्लिश हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस में, मनीला में, ठीक है। इसका जो करंट मिशन है दैट इज पॉवर्टी रिडक्शन, मतलब ये एक ऐसी बैंक है जो कि एक हेल्पिंग हैंड का काम करती है। सारी कंट्रीज मतलब एशिया में, एशिया में जो जो भी कंट्रीज है वो सारी कंट्रीज को हेल्प करती है, मतलब वो ऐसी कंट्रीज को पैसा देगी, मनी देगी, गाइडेंस देगी, है ना, जिससे वो कंट्रीज क्या कर सकते हैं, रोड्स अच्छी कर सकते हैं, वाटर क्लीन कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमीज को डेवलप कर सकते हैं, पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं,
लोगों की जो लाइवलीहुड है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे फोकस करती है, याद रखना, इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे फोकस करती है। ओन्ड बाय 37 रीजनल कंट्रीज एंड 16 कंट्रीज फ्रॉम आउटसाइड द रीजन। क्लियर है? बहुत एकदम सोशल वाला काम कर रही है, इकोनॉमिक का प्रोग्रेस हो, इकोनॉमीज इंप्रूव हो हर कंट्रीज की जो एशिया एंड पैसिफिक में आते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो 1947 में एस्टैब्लिश हुआ है। कब एस्टैब्लिश हुआ इसके बारे में जिक्र किया गया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड मतलब इंटरनेशनल मतलब बहुत सारी कंट्रीज का पैसा यहाँ पर जमा है, ठीक है, सिंपल है, बहुत सारी कंट्रीज का पैसा यहाँ पर जमा है, ठीक है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट फेयर फॉरेन एक्सचेंज प्रैक्टिसेस एंड प्रोवाइड लोन्स टू कंट्रीज विद टेम्पररी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसीज है, जो भी वर्ल्ड में जो भी पैसा स्मूथली रन हो रहा है उसको स्टेबल करना, उसको स्टेबल करना, ठीक है। प्लस जो कंट्रीज के पास में डेफिसिट है, मतलब जो कंट्रीज के पास में पैसा नहीं है, अब जैसे श्रीलंका का एग्जांपल ले लो, उसके पास में पैसा नहीं है टू बाय ऑयल, ऑयल खरीदने के लिए उसके पास में पैसा नहीं है, तो आईएमएफ उसको क्या करेगा, उसको लोन देगा, भाई तू ले ले, ऑयल ले ले, ठीक है। तो डेफिसिट पेमेंट्स, पेमेंट्स डेफिसिट्स को कवर करता है ये, ठीक है। इसका कोटा सिस्टम क्या है, जैसे मेंबर्स मतलब ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में जो जो कंट्रीज है, जो जो मेंबर कंट्रीज है, ठीक है, उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ना, जो जो भी मेंबर कंट्रीज है उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है मतलब आईएमएफ को पैसा देना पड़ता है उनको, ठीक है। अब ये पैसा डिपेंड्स ऑन कंट्रीज इकोनॉमी, जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी पे डिपेंड है, मतलब नेशनल इनकम पे डिपेंड है, ट्रेड पे डिपेंड है। तो 25% गोल्ड में और 75% इन द डोमेस्टिक करेंसी, तो इतना पैसा आईएमएफ में डिपॉजिट मतलब आईएमएफ के साथ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब यहाँ पे जितने भी मेंबर कंट्रीज है वो एक फिक्स्ड वैल्यू डिसाइड कर लेती है अपने अपने करेंसी के, ठीक है, जिससे थोड़ा सीमली मतलब थोड़ा स्मूथली प्रोसेस हो जाए जब भी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, SDR, याद रखना ये एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ सकता है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ये कब इंट्रोड्यूस हुआ है, 1969 में, एज ए स्पेशल इंटरनेशनल करेंसी, ठीक है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को स्पेशल इंटरनेशनल करेंसी कहते हैं। ये कब यूज होगा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ये कब यूज हुआ होगा, देखो ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ना, ये एक्चुअल मनी नहीं है, दिस इज नॉट अ रियल मनी, दिस इज अ पेपर गोल्ड मनी, लेकिन ये रियल मनी का काम करती है, इट एक्ट्स एज अ रियल मनी। अब देखो इंडिया को ना डॉलर्स की जरूरत है, ठीक है, इंडिया को डॉलर्स की जरूरत है, तो इंडिया क्या करेगी, इंडिया एक्सचेंज करेगी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, SDR एक्सचेंज करेगी विद द कंट्री जिसके पास में डॉलर्स है। आया समझ में? तो ये आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं। ये पेपर गोल्ड है, मतलब रियल मनी नहीं है, ये पेपर गोल्ड है, इट्स नॉट अ रियल मनी बट इट्स पेपर गोल्ड that are used in places of gold for international reserves। इंटरनेशनल रिजर्व्स में गोल्ड की जगह पे पेपर गोल्ड मतलब ये SDRs यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में इन डेप्थ मत जाओ, ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया, बस उतना ध्यान रखो। वर्ल्ड बैंक, IMF और IDA, ठीक है, इन तीनों में भी कंफ्यूज मत हो जाना। आईएमएफ का भी हमने देखा, वर्ल्ड बैंक अगेन 1947 में एस्टैब्लिश हुई है, सेम यही कॉन्फ्रेंस में उसकी बातचीत कही गई थी। इसका जो मेन एम है दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रीज डैमेज्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद में जो जो कंट्रीज को डैमेज हुआ है उसका रिकंस्ट्रक्शन, उसको हेल्प करना, सपोर्ट करना, रोड्स बनवाना वगैरह वगैरह, ब्रिजेस बनवाओ, रोड्स बनवाओ, जो जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, उसको सपोर्ट करना वर्ल्ड बैंक का काम है। इसका जो ओरिजिनल नेम था वो आप एक बार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसे अभी वर्ल्ड बैंक कहा जाता है।
plus International Development Association was established in 1960 and is affiliated with World Bank. मतलब World Bank से जुड़ा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. अगेन इसके नाम से आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो लो डेवलप्ड कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जिसका पर कैपिटा इनकम कम है, इसको वो लोन प्रोवाइड करती है. इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ऐसी कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है. इट ऑफर्स लो क्रेडिट ऑन चीपर टर्म्स कंपेयर टू वर्ल्ड बैंक लोन्स. ठीक है, वर्ल्ड बैंक थोड़ा हाई इंटरेस्ट पे लोन्स देती है. इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो लोन है वो चीपर टर्म्स में देती है कंपेयर टू वर्ल्ड बैंक लोन्स. ठीक है, सो गाइज नाउ इट्स टाइम फॉर समरी नोट्स. क्योंकि आप इतना कुछ तो ऐसे तो आप याद नहीं रख सकोगे, ठीक है, और समरी नोट्स आप खुद से बनाओगे नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से. तो चलिए एक बार हम लोग समरी नोट्स बनाते हैं. मैं इसको पूरा फुल स्क्रीन करती हूँ एंड फटाफट मेरे साथ में आप लोग समरी नोट्स बनाइए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से चीजें सारी की सारी याद रहे. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, वन वन लाइन में मैं बता रही हूँ यहाँ पर. सबसे पहला इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर फंक्शन. वन वन लाइन में ही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना. सबसे पहला हमने देखा था IFCI 1948. ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट देती है टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स. ओके, नेक्स्ट SFC, ठीक है, 1953. ये फाइनेंस करती है किसको, फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज. ओके, इन स्टेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट है ICICI 1955. ये डेवलप करती है, क्या डेवलप करती है, कौन सा सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था, SIDC, ठीक है, जो 1960 में एस्टैब्लिश हुआ था. ये रैपिड, मतलब वही ना, डेवलपमेंट है ना, तो ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन स्टेट्स. ओके, इसके बाद हमने देखा था UTI. ये 1964 में एस्टैब्लिश हुई थी एंड ये मोबिलाइज करती है, स्मॉल सेविंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट. ओके, नेक्स्ट हमने देखा था IDI. अगेन सेम ईयर 1964. दिस इज द एपेक्स बैंक फॉर इंडस्ट्रियल क्रेडिट. ठीक है, IDBI के बाद में हमने देखा था EXIM, एक्सिम बैंक. इसका साल कुछ 19 है. नेक्स्ट ये फाइनेंस में हेल्प करती है एंड प्रमोट करती है क्या, वेरी गुड, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड. ओके, नेक्स्ट आ जाता है, इसके बाद में हमने देखा था NABARD 1980. दिस इज ऑल्सो अ एपेक्स बॉडी, लेकिन किसके लिए है ये एपेक्स बॉडी, यस, फॉर एग्रीकल्चर
फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट, याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने एलआईसी के बारे में देखा था 1956, ये नेशनलाइज्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। ओके, एंड उसके बाद सेबी, SEBI, ये कब हुआ था? 1988 में हुआ था। ये सिक्योरिटीज को देखती है ना, रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेबी के बाद में हमने देखा था स्विफ्ट, इसका कुछ साल नहीं दिया था अपने इसमें, लेकिन ये एक चीज याद रखना, ये सिक्योर करती है इंटरनेशनल इंटरनेशनल बैंकिंग को, क्योंकि टेली कम्युनिकेशन है ना ये, इंटरनेशनल बैंकिंग कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्या था इसके बाद में? हमने BIS देखा, उसका भी कुछ ईयर नहीं दिया था। So that is a cooperation among central bank globally. ओके, इसके बाद में हमने देखा था मुद्रा बैंक, जो 2015 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये लोन्स देती है टू माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस। ओके, नेक्स्ट हमने AIF देखा है, इसका कुछ साल तो नहीं दिया है। ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड है। ओके, इसके बाद में हमने और क्या क्या देखे थे? AIF के बाद में हमने देखे थे बैड बैंक। बैड बैंक का भी कुछ साल वाल तो नहीं दिया था अपन को, एंड ये क्यों हेल्प होती है, कहाँ पे हेल्प करते हैं? टू रिजॉल्व क्लीन बैंक बुक्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड क्लीन बैंक। नेक्स्ट है हेज फंड, साल तो नहीं दिया है, अगेन इट इज पूल्ड इन्वेस्टमेंट विथ अग्रेसिव स्ट्रेटजीज, ठीक है। इसके बाद हमने PE रेशियो देखा था, कभी कुछ साल तो नहीं। दिस इज अ वैल्यूएशन मेट्रिक, है ना, जहां पर आप प्राइस को डिवाइड करते हो अर्निंग पर शेयर से। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का भी कुछ साल तो नहीं था। इट इज अ इक्विटी फाइनेंसिंग फॉर हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स। वेंचर जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तब आप वेंचर कैपिटल से आप ले सकते हो लोन। नेक्स्ट है AD, ये 1966 में हुआ था। दिस इज सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे इसका ध्यान है, प्रोग्रेस इन एशिया पैसिफिक। परफेक्ट। इसके बाद हमने देखा था IMF 1947, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सपोर्ट करती है फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी, ठीक है, BOP डेफिसिट्स। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक,
वर्ल्ड बैंक 1947 अगेन सेम, ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में रिकंस्ट्रक्शन के लिए और ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए काम आती है। सबसे लास्ट हमने पढ़ा था दैट इज आईडीए 1960, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस इज एड टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इसका पर कैपिटा इनकम कम हो उनको हेल्प करती है, ठीक है। सो दिस वाज द समरी, ठीक है। आई होप आपने मेरे साथ साथ लिखा है, पर देख लो। ये मैं आपको देने वाली नहीं हूं, दिस समरी विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ रिविजन। परफेक्ट नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लेना, क्योंकि मैं फिर से ये समरी नहीं देने वाली, ये समरी आपको बहुत बहुत हेल्प आएंगी, क्योंकि ये समरी आपको रिवीजन में काम आने वाली है, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, कल से हम लोग जो नेक्स्ट बचा है, कल एक लेक्चर में आई गेस पूरा का पूरा हो जाएगा चैप्टर नंबर 3, ठीक है। जो भी क्रेडिट ऑफ कमर्शियल क्या बचा था अपना, व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, तो यहां से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए टिल देन टाटा बाय बाय, एंड प्लीज कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग। एक एक घंटे के लेक्चर्स है यार, 1.25 पे आप देख सकते हो, 1.5 पे आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो आराम से।